आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस दौरान हम लोग जानेंगे कि ये ग्लोबल वर्ल्ड का बनना क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है जो कि वैश्वीकरण है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण के कौन कौन से माध्यम बने, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वैश्वीकरण के माध्यम में सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, भोजन और बीमारी किस प्रकार सहायक बने। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो यूरोप कैसे बन गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैश्वीकरण। जब हम लोग वैश्वीकरण जानेंगे तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि ग्लोबल वर्ल्ड किस प्रकार से बना, या फिर ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब होता है ऐसा विश्व का निर्माण करना जिसमें विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो एक दूसरे से संस्कृति द्वारा, व्यापार द्वारा, आविष्कार द्वारा और जो भी कल्चरल चीजें हैं उस दौरान आपस में जुड़े रहते हैं। तो यही होता है वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन। और इस दौरान जब पूरा विश्व जो होता है एक तरीके से एक हो जाता है, जहां पे विभिन्न प्रकार की चीजों का, विभिन्न प्रकार के भावनाओं का आदान प्रदान होता है, तो भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण होता है। तो लिखते हैं हम लोग वैश्वीकरण विभिन्न देशों का संस्कृति, आविष्कार, विचार, धर्म और यहां तक कि बीमारियां, जो भी रोग रहते हैं उसका आदान प्रदान। इस दौरान क्या होता है कि जितने भी चीजें होती है, जितने भी देश होते हैं वो एक तरीके से आपस में गुथ जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण होता है। तो इस दौरान भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण होता है। बीमारी के तौर पर क्या देख सकते हैं हम लोग, अभी कोरोना वायरस फैला था कुछ सालों पहले, तो वो क्या था, एक देश में उसकी शुरुआत हुई थी और इस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, तो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था। तो ये क्या था, भूमंडलीकृत विश्व का ही एक असर माना गया था। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम लोग जानते हैं कि जानेंगे कि जो पहले का समय था जब विभिन्न प्रकार के देश क्या थे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, तो वो किन किन माध्यम से हो रहा था। जैसे अभी जो है इंटरनेट की सुविधा है, फोन कॉल्स की सुविधा है, इतने सारे जो भी क्या कहा जाए कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियोस एक दूसरे को भेजते हैं, चैट्स वगैरह करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि पूरा जो देश है वो सिमट कर रह गया है और एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू फोन्स, थ्रू इंटरनेट एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब पहले के जमाने में ऐसी उन्नत संचार व्यवस्था नहीं थी, तो इस दौरान किस प्रकार से लोग आपस में कनेक्ट हुए। तो इस दौरान जो पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे वो है रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। लिखते हैं वैश्वीकरण के माध्यम, जिसमें पहला होगा रेशम मार्ग। ठीक है,
तो रेशम मार्ग के बारे में हमने बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो एक ऐसा मार्ग था जिसने चाइना को क्या किया, पश्चिमी दुनिया से जोड़ा, ठीक है, वेस्ट वाले जो भी कंट्रीज थे उससे अटैच किया। तो रेशम मार्ग से क्या होता था, रेशम मार्ग से जो चीन का बहुत ही फेमस रेशम होता था वो अलग अलग देशों में पहुंचता था। और ये जो मार्ग था ये केवल स्थल मार्ग नहीं था, जमीन पे सिर्फ सड़कें नहीं बनाई गई थी, ये समुद्र मार्ग भी हुआ करता था, ठीक है, जल मार्ग द्वारा भी पहुंचा जाता था। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि चीन की जो भी चीजें हैं वही वही उसी चीज का व्यापार हो रहा है, यहाँ से जो भारत के जो मसाले थे और जो कपड़े थे इन सब का भी आयात निर्यात, सॉरी आयात निर्यात नहीं, निर्यात हुआ करता था, ठीक है। और इस दौरान जैसे कि भारत के कपड़े हैं, भारत के मसाले हैं, वो सब यूरोप में भेजे गए, तो बदले में यूरोप क्या करेगा, इंडिया को चांदी भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापार हो रहा है। इसके अलावा सिल्क रूट से ऐसा नहीं था कि सिर्फ व्यापार होता था, इस दौरान जो भी मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है, मुस्लिम फिलोसोफर्स जो थे, धर्म का जो उपदेश देते थे वो भी इस रास्ते से आकर गए थे। बौद्ध धर्म का भी प्रसार जो था इंडिया के थ्रू और सिल्क मार्ग के थ्रू अलग अलग देशों में हुआ था। तो लिखते हैं, सिल्क रूट ने क्या किया, चीन को पश्चिमी दुनिया से जोड़ा। इस दौरान क्या क्या आयात निर्यात होता था, चीनी रेशम, भारत के मसाले, कपड़े, इसके अलावा चाइना से चीनी पॉटरी, मिट्टी का सामान, ठीक है। और यूरोप से जब एशिया आते थे व्यापारी तो वो क्या लेकर आते थे, चांदी लेकर आते थे, और चांदी के बदले यहाँ से मसाले, कपड़े, चीनी रेशम वगैरह लेकर जाते थे। अब यहाँ में बात आता है कि ये जो सिल्क रूट था ऐसा नहीं था इसने सिर्फ चीनी को पश्चिमी दुनिया से जोड़ा था, और भी बहुत सारे क्षेत्र थे। और कौन कौन से क्षेत्र थे, एशिया और यूरोप को जोड़ा, और एशिया को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होता था, लिखते हैं आगे। इस रास्ते से मुस्लिम धर्मोपदेशक यानी जो भी फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या किया, धर्म प्रचार किया। और जो हमारे इंडिया में जो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी उसका भी प्रसार होता है थ्रू सिल्क रूट। और एक चीज क्या यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कि ये जो सिल्क रूट था ये सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, ये समुद्री मार्ग में भी था। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो कि क्या है, भोजन। तो जैसे कि कहा जाए, नूडल्स की बात की जाए तो वो इंडिया में उसका ओरिजिन नहीं हुआ है, ठीक है, वो चाइना का है। वैसे ही पास्ता हम लोग जानते हैं कि वो इटली का है, लेकिन वो इटली का नहीं है, वो अरब से आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य की सामग्री थी उनका भी प्रचार प्रसार अलग अलग देशों में होता है। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, पहला है स्पेगेटी और दूसरा है आलू। लिखते हैं,
क्षेत्र विशेष का अलग अलग व्यंजन होता है, तो वही क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा है। और यहाँ पे सिर्फ किसी डिश की बात नहीं हो रही है, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, वो भी हर एक क्षेत्र में नहीं उगाए जाते थे। जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ये सब इंडिया के नहीं थे, ये सब अमेरिका से लाए गए थे। तो जानते हैं हम लोग डिटेल से। ठीक है, क्या माना गया कि जो नूडल है वो चाइना से क्या हुआ, पूरे वेस्ट में फैलता है। इस प्रकार से जो पास्ता रहता है वो अरब के जो यात्री थे, ठीक है, वो इटली लेकर आते हैं। इटली का एक क्षेत्र है सिसिली, वहां लेकर आते हैं और इस प्रकार से ये उस क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाता है। और ये जो बात हो रही है, ये 5th सेंचुरी की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात है। तो भोजन में पहला नूडल्स है, जो चाइना से कहा गया, वेस्ट साइड या पश्चिमी साइड, ये कह सकते हैं पश्चिमी दुनिया जानने लगी। इस प्रकार से पास्ता अरब से सिसिली की ओर गया। मतलब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ के जो यात्री थे अरब के, वो सिसिली लेकर गए थे, जो कि इटली का एक इलाका है। और ये चीजें मानी गई है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला, पर माना गया। और ये जो बात चल रहा है, ये 5th सेंचुरी का बात चल रहा है। अब देखिए कौन कौन से जो वेजिटेबल्स थे वो वो अमेरिका से भारत की ओर आए। तो आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये सब जो सब्जियां हैं, ये किस प्रकार से इंडिया आई। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को आप लोग अगर सुने होंगे, तो उन्होंने अमेरिका की खोज की। ठीक है, एक ऐसे द्वीप की खोज की जिसको बाद में अमेरिका का नाम दिया गया था। और अमेरिका में इन सब्जियों की खेती होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब जो सब्जियां थी, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। तो इस प्रकार से 500 साल पहले जितने भी चीजों के नाम यहाँ बताए गए हैं, वो अमेरिका से इंडिया में आए। ठीक है, और ना सिर्फ इंडिया में आए, बल्कि ये यूरोप और एशिया के विभिन्न इलाकों तक भी पहुंचे। तो लिखते हैं आलू, सोया, मूंगफली, मिर्च, टमाटर, शकरकंद, ये सारी चीजें अमेरिका से कहाँ आई, एशिया, यूरोप। अमेरिका की खोज किन्होंने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आलू के बारे। तो जो आलू था वो यूरोपीय लोगों का एक महत्वपूर्ण भोजन का अंग बन गया था। ठीक है, तो यूरोप में क्या होता था, कभी अकाल पड़ जाता था, कभी फसल में कीड़े लग जाते थे, कभी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। तो इस दौरान क्या होता था, भुखमरी छा जाती थी। लेकिन जब आलू आया यूरोप में, तो जो गरीब लोग थे उनका एक महत्वपूर्ण आहार बन गया। ठीक है, तो वो आलू का बहुत अधिक उपभोग करने लगे। अब यहाँ पे आयरलैंड का बात आता है। आयरलैंड के लोग तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे आलू पर कि एक बार जब अकाल पड़ता है और आलू की फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं। ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है खाने का। ठीक है, लिखते हैं नूडल्स हमने लिख लिया, स्पैगेटी। अब यस, तो ये क्या होता है, यूरोपियन लोग जो कि गरीब होते हैं, इनका महत्वपूर्ण अंग बन जाता है भोजन सामग्री का। आयरलैंड में क्या हो रहा है,
एक बार आलू की फसल खराब हो गई, अकाल नहीं पड़ा था, आलू की फसल खराब हो गई थी। इस दौरान क्या होता है? लोग भूखमरी से मर गए। और ये जो आलू की फसल खराब हुई थी, 1840 ईस्वी की बात है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बीमारी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस फैक्टर के तहत अमेरिका पे कब्जा किया गया था, ठीक है, यूरोपियन के थ्रू। ठीक है, तो जो यूरोपियन थे वो समुद्री रास्ते से एशिया पहुंचते हैं, और उसके बाद जो पश्चिमी समुद्री रास्ता होता है उससे ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं। तो अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप होता है जो कि पूरे विश्व से बहुत अलग थलग रहता है और लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में। तो अमेरिका का यहाँ पे 2 क्षेत्र के बारे बताया गया है, पेरू और मैक्सिको। यहाँ पे ऐसा माना गया था, यूरोपियन ऐसा मानते थे कि यहाँ पर बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत कीमती धातु की खाने हैं, और अगर ये इनके हाथ लग गया तो इनकी संपदा में बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं तो इस दौरान क्या होता है, जो भी यूरोपीय होते हैं वो अमेरिका पहुंचते हैं, और अमेरिका पहुंचने के बाद चांदी की खान को हड़पते हैं, ठीक है, पेरू और मैक्सिको की। और इस दौरान अपनी जो खनिज संपदा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है इनकी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, उन खानों पर कब्जा कर लिया है। तो पहले इतना लिखते हैं, फिर बीमारी वाला पॉइंट पे जाएंगे। यूरोपियन थे, उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग से एशिया आए, फिर उसके बाद पश्चिमी सागर से होते हुए ये अमेरिका पहुंच गए। ठीक है, अमेरिका में क्या था, पेरू, मैक्सिको, यहां पर ऐसा आसार लगाया गया था कि चांदी की खान है, जो कि सही भी निकलता है, और यहां पर यूरोपीय क्या करता है, दोहन करते हैं इन खानों का, यूरोपियन द्वारा दोहन। ठीक है, 16वीं शताब्दी में स्पेनिश और पुर्तगाली, ठीक है, ये जो 2 प्रकार के जो जनसंख्या वाले लोग होते हैं वो अमेरिका पर चढ़ाई करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ के पुर्तगाली और स्पेनिश के जो अफसर आते हैं तो अपने साथ चेचक का रोग लेकर आते हैं, ठीक है, चेचक के कीटाणु लेकर आते हैं। तो क्या होगा, चेचक तो फैलने वाली बीमारी है, तो पूरे अमेरिका में ये फैल जाती है। और होता क्या है, क्योंकि अमेरिका जो है वो पूरे विश्व से अलग थलग रहा है, तो इसमें क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी नहीं है इनके अंदर जो ये क्या कर सके, उन रोगाणुओं का मुकाबला कर सके। तो इस दौरान क्या होता है, ये उन रोगाणुओं से लड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, और बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और पहला बात तो ये कि ये क्या है, उस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड क्या है, इनके पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिसे खाकर ये ठीक हो जाए। यूरोपीय लोगों ने पूरे विश्व पर क्या किया था, एक तरीके से कब्जा कह सकते हैं, और एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन वाला भी चीज हो चुका था यूरोप में यूरोपियों द्वारा। तो इनमें क्या थी, एक तरीके की इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट थी। तो ये क्या थे, इनका जो शरीर था उन रोगाणुओं का मुकाबला कर भी सकता था, और अगर नहीं भी कर सकता था तो इनके पास वैसे मेडिसिन थे, वैसे इनके पास उपाय थे जिसके कारण ये ठीक हो सके। लेकिन अमेरिकियों के पास ऐसा नहीं था। अगर ये जो यूरोपीय हैं अगर
हथियारों के थ्रू हमला करते तो अमेरिका वाले क्या करते, हथियारों को हड़प लेते या फिर लड़ते, लेकिन रोगाणुओं से कैसे मुकाबला किया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। तो इस दौरान क्या हुआ, अमेरिका जो था वो सबमिसिव होने लगा, ठीक है, और ये जो कि यूरोपीय थे वो डोमिनेंट पोजीशन पर आ गए और इन्होंने क्या किया, अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, तो लिखते हैं, बात यहां पर हो रही है 16वीं सदी की। क्या हो रहा है, पुर्तगाली और स्पेनिश अमेरिका आते हैं और क्या है, क्या लेकर आते हैं ये लोग, चेचक के रोगाणु। जो अमेरिका था उसके पास क्या नहीं था, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, दवाई नहीं थी। तो इस कारण से क्या होता है, पूरे अमेरिका में चेचक फैल जाता है। यूरोपीय जो है इनके पास क्या है, इम्यूनिटी पावर है, प्लस दवा भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक कर सकते हैं खुद को। लेकिन अमेरिकियों का जो जनसंख्या था वो कम होने लगा, ठीक है, बहुत सारे लोग मरने लगे। तो इस दौरान अमेरिका क्या हो गया, उपनिवेश बन गया। ठीक है, किनका, यूरोपियंस का। ठीक है, तो 3 कारण हमने पढ़े जिस कारण से क्या होता है, जो वैश्वीकरण होता है वो पूरे विश्व में फैलता है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो है कि विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो यूरोप कैसे बना। तो बात किया जाए तो यूरोप से पहले जो भारत और चाइना था ये व्यापार में सबसे आगे था, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये विश्व का केंद्र था। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो व्यापार था, ये जो पूरा जो केंद्र था, ये यूरोप की ओर खिसकने लगता है। तो भारत, चाइना, ये दोनों क्या थे, विश्व के व्यापारिक केंद्र। ठीक है, तो यूरोप में क्या थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, और जो भी शासन प्रणाली था उससे लोग बहुत ज्यादा त्रस्त थे। तो इस दौरान क्या होता है, यूरोप के बहुत सारे लोग भागकर अमेरिका चले जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती है। इसके अलावा जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अफ्रीका से गुलामों को पकड़ कर लाते हैं, मतलब कि लोगों को पकड़ कर लाते हैं और उनको अमेरिका में गुलाम बना दिया जाता है। तो यूरोप के भागे हुए गरीब लोग और अफ्रीका से आए हुए जो कि लोग हैं जिनको गुलाम बनाया गया है, इन लोगों से यूरोपियंस क्या कराते हैं, खेती करवाते हैं, कपास की और चीनी की, यस, इनकी खेती करवाते हैं और जो भी सामान बनता है उसको पूरे देश में ये बेचने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, यूरोप जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है विभिन्न प्रकार के जो भी व्यापारिक सामान है। तो इस प्रकार से जो भी व्यापार जो होता है उसका मुख्य केंद्र यूरोप बन जाता है। और इस दौरान क्या होता है, चाइना जो होता है वो संसार से, मतलब जो दूसरे भी देश हैं उससे थोड़ा अलग थलग रहने लगता है।
तो अभी यूरोप को अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो एक तरीके से व्यापारिक केंद्र के रूप में बढ़ने लग जाता है। लिख लेते हैं। यूरोप में क्या था? भूखमरी, अकाल, गरीबी, बेरोजगारी और शासन व्यवस्था भी वहां की अच्छी नहीं है। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? भाग कर अमेरिका चले गए। इसके अलावा अफ्रीका से लोगों को, जिनको बाद में गुलाम बना लिया गया, अमेरिका लाया गया। तो ये जो दोनों वर्ग के लोग हैं इनके साथ क्या कराया जा रहा है? इनको यूरोपियंस के लिए खेती करवाई जा रही है। कपास, यस, कपास और चीनी उत्पादन करवाया जा रहा है। इस दौरान क्या होता है? अब ये जब उत्पादन कराया जा रहा है तो यूरोप से निर्यातक बन जाता है ये निर्यातक देश, इन चीजों को बेचना स्टार्ट कर देता है। और चाइना विश्व से अलग थलग रहने लगता है। तो जो विश्व व्यापार का केंद्र रहता है वो यूरोप बन जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे जो हमें पहले लिखना था कि 18वीं सदी में जो चाइना और इंडिया था ये धनी देशों में से था। बाद में चाइना अलग थलग रहने लगता है और यूरोप जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाता है और जो पूरा जो विश्व व्यापार का केंद्र होता है वो यूरोप की ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड होता है और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे।